नेक्स्ट डे जो है हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, और बायोमोलिक्यूल्स में ड्यूटेरियम आयंस देखे थे, वो टेस्ट देखे थे, निहाइड्रीन टेस्ट वगैरह के बारे में था थोड़ा सा। इस ये जो भी आपका अमीनो एसिड का टेस्ट होता है, हम आगे प्रोटीन का टेस्ट भी देख लेंगे थोड़ा सा। कम से कम 3 से 4 तरीका है प्रोटीन के टेस्ट के या अमीनो एसिड के टेस्ट के। उसमें एक निहाइड्रीन टेस्ट भी है, तो इसको और आगे देखेंगे भी। आज आज पढ़ते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स पढ़ रहे थे, अमीनो एसिड्स का अधिकांश पार्ट हो गया था। देखो, एक है ब्रैडीकाइनिन, नोना पेप्टाइड है, ये आर्टरी को डायलेट करता है। जबकि एक और है पेंटापेप्टाइड, ये पेन किलर के रूप में उपयोग होता है। यहाँ पर कुछ एक जो है ना आपका अमीनो एसिड्स के कुछ मिलने से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं, जिनका उपयोग हम लोग जो है आपका करते हैं डिफरेंट रोल्स में। उसमें एक ब्रैडीकाइनिन भी दिमाग में रखिएगा और इनसिफेलिन भी दिमाग में रखना है। ये दोनों का अलग अलग काम होगा, एक नोना पेप्टाइड है और एक इनसिफेलिन है। जो प्रोटीन होता है हमारे सेल में, वो करीब करीब 12% भाग को रखता है, और वाटर के बाद सेकेंड मोस्ट जो है ना आपका इम्पोर्टेंट या सबसे ज्यादा न्यूमरस जो है ना आपका बायोमोलिक्यूल्स है। प्रोटीन्स जो है वो सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड बायोमोलिक्यूल्स भी है, कई रूप में पाया जाता है और कई तरह की इसकी रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर का बात। स्ट्रक्चर जो है ना वो आपका इसका 4 प्रकार का होता है। पहला प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो अब अभी पीछे हम लोग पढ़े थे कि अमीनो एसिड्स जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन बनता है, जिसमें अमीनो एसिड जो होते हैं वो कम से कम 20 प्रकार के शामिल होते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि प्रोटीन जो है ना वो हमेशा हेट्रोपॉलीमर है, कभी भी होमोपॉलीमर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स उसमें शामिल होते हैं, और कम से कम 50 अमीनो एसिड अगर आपस में जुड़ जाए पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, तब जो रचना बनता है वो प्रोटीन कहलाता है। अर्थात पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में थोड़ा सा अंतर है। पॉलीपेप्टाइड जो है ना वो आपका 2 से अधिक जितना भी होगा अमीनो एसिड्स वाला रचना, वो सब पॉलीपेप्टाइड में आ जाता है। लेकिन अगर 50 से ज्यादा अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हो, तब जो है ना समानता वो प्रोटीन के रूप में होता है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर का अगर बात करें तो ये सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, और ये आपका इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है अमीनो एसिड्स का किसी प्रोटीन में। अर्थात किसी प्रोटीन में अमीनो एसिड्स कहाँ पर कौन सा है और कितनी संख्या में है, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हमको प्राइमरी स्ट्रक्चर से ही मिलता है। अगला है, ये लीनियर रूप में पाया जाता है, तथा इसका जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक होता है। इसमें नंबर, टाइप और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स जो होता है और स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिक प्रोटीन का, और ये डिसाइड होता है आनुवांशिक रूप में या जेनेटिकली आपका क्या होता है, डिसाइड होता है। जैसे इंसुलिन का बात एक कर लेते हैं हम। इंसुलिन जो है ना एक आपका प्रोटीन है जो आपका जिसमें आपका अमीनो एसिड्स कितना होगा और कहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड्स होगा, ये हमारे जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। आपका जो पॉलीपेप्टाइड होता है या प्रोटीन होता है, उसमें एक तरफ जो है ना एन टर्मिनल होता है और एक तरफ सी टर्मिनल होता है। एन टर्मिनल जो है ना, ये ध्यान रखिएगा कि जिधर एन टर्मिनल होगा मतलब कि आपका कौन सा ग्रुप होगा, NH2 ग्रुप। NH2 वाला जो है ना इंड होगा, वो आपका NH2 ग्रुप वाला ग्रुप होगा, और वो जो है ना आपका फर्स्ट अमीनो एसिड्स होगा, वो ध्यान रखना है। वहां पर नीचे रखते हैं, या इसको एन टर्मिनल अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। तो दिमाग में रखिएगा कि जो फर्स्ट अमीनो एसिड्स होता है
वो पॉलीपेप्टाइड में वो किधर पाया जाता है, एन टर्मिनल अमीनो एसिड के रूप में पाया जाता है। और उसमें कौन सा फ्री इंड होता है, तो जो आपका अमीनो ग्रुप का जो इंड होता है वो फ्री होता है, जिसे हम एन टर्मिनल कहते हैं। जबकि जो सबसे बाद में आएगा या उसके बाद जो भी अमीनो एसिड्स आएगा उसमें सी टर्मिनल जो होता है वो फ्री होता है। अर्थात लास्ट अमीनो एसिड्स जो है उसमें हमेशा कार्बोक्सिल जो ग्रुप है वो फ्री होता है, जबकि फर्स्ट अमीनो एसिड्स में अमीनो ग्रुप जो है वो फ्री होता है। ये पहचान भी है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम पर, तो उसमें सबसे पहला अमीनो एसिड्स कौन होगा, तो जिसमें आपका अमीनो ग्रुप होगा फ्री वो फर्स्ट अमीनो एसिड्स होगा, लेकिन जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप होगा फ्री वो आपका लास्ट अमीनो एसिड्स होगा। अब इसको हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स भी बोलते हैं, लास्ट अमीनो एसिड्स को। अब बात करते हैं इंसुलिन का थोड़ा सा। इंसुलिन जो होता है वो हमारे पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स से निकलता है। पैंक्रियाज शायद आप जानते होंगे हमारे बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों रूप में काम करता है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और ये कई प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालता है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें कुछ इंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं, जिसे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। उन सेल्स के समूह को वो 4 प्रकार के कम से कम होते हैं, जिसमें एक बीटा सेल भी होता है। और वो जो बीटा सेल होता है वो एक विशेष प्रोटीनस रचना निकालता है, प्रोटीनस स्राव देता है, जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। प्रत्येक इंसुलिन करीब 51 अमीनो एसिड्स का बना होता है और उसका मोलिकुलर वेट करीब 5700 होता है ह्यूमन बीइंग में। एक आपका इंसुलिन जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है अमीनो एसिड्स का। एक जो होता है वो आपका अल्फा या ए चेन होता है और दूसरा होता है बी चेन या बीटा चेन। ये दोनों के दोनों आपके जो चेन होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, वो स्टेबलाइज्ड होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड की मदद से। और वो डाइसल्फाइड बॉन्ड पार्टिकुलर अमीनो एसिड को पार्टिकुलर अमीनो एसिड से जोड़ता है। ये इंट्रामोलिकुलर भी हो सकते हैं और इंटरमोलिकुलर, दोनों तरह के इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा एक बगल में फिगर है, देख लेते हैं। ये देखिए ए चेन है, ये चेन में आप देख लीजिए टोटल आपका 21 अमीनो एसिड्स है। और ये जो ए चेन है उसमें आपका 2 प्रकार के बॉन्ड हैं। एक तो इंटरमोलिकुलर है, ए बॉन्ड ए को बी से जोड़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर। दो डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो ए चेन को बी चेन से जोड़ता है। साथ ही साथ उसमें इंट्रामोलिकुलर भी है, 6 नंबर अमीनो एसिड्स को 11 नंबर अमीनो एसिड से जोड़ता है। ये इंट्रामोलिकुलर हो गया, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो गया डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं उसके कारण ये दोनों स्टेबल होता है। यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि जो बीटा चेन है या बी चेन वो सबसे पहले बनता है और ये जो ए चेन होता है वो बाद में बनता है। और इसीलिए हम वहां पर दिखा भी दिए हैं कि ए चेन के लास्ट जो 21वां आपका अमीनो एसिड है उसमें COOH बॉन्ड COOH लिखे हैं, मतलब सी टर्मिनल अमीनो एसिड्स किसमें पाया जाता है बनते समय, तो आपका ए चेन में। जबकि एन जो टर्मिनल अमीनो एसिड्स होता है वो पाया जाता है बी चेन में। बाद में काट दिया जाता है और कट प्रोसेसिंग होता है हमारे बॉडी में सेल में, और प्रोसेसिंग के द्वारा ये आपका 2 आपका पॉलीपेप्टाइड चेन में बदल जाते हैं और दोनों आपस में अलग अलग होकर आपस में जुड़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो इंटरमोलिकुलर जो आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो ए के साथ 7वां नंबर अमीनो एसिड को बी के 7वां नंबर अमीनो एसिड से जोड़ता है। जबकि जो आपका दूसरा होता है इंटरमोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड वो 20 को 19 से जोड़ता है, 20 को 19 से जोड़ता है। पर ठीक है, पर आप देख लीजिए 19वां नंबर जो है आपका अमीनो एसिड्स बी चेन का, वो 20वां नंबर जो है ना ए चेन के साथ जुड़ा हुआ है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ये दिमाग में रखिएगा। जबकि 7वां नंबर जो अमीनो एसिड है दोनों का आपस में जुड़ा रहता है
और यहाँ पर ध्यान रखना है कि बी का 19वां, ए का 20वां नंबर से डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब आगे बढ़ते, इसमें जो इंसुलिन शब्द था वो दिया गया था एडवर्ड सापी के द्वारा। सबसे पहले एडवर्ड सापी सेफर जो है ना, इस शब्द को सबसे पहले दिया था। और उनके द्वारा जो ये शब्द टर्म दिया गया था, उसका रीजन क्या था, ये इंसुला शब्द से इंसुलिन दिया गया। और ये आपका इंसुला का मतलब होता है आइलैंड, क्योंकि ये आपका जो जिस सेल समूह से निकलता था उसमें बीटा सेल होते थे, और उस सेल समूह को हम लोग पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, लैंगरहैंस का टापू। ठीक है, तो लैंगरहैंस का टापू नाम पड़ा उसका, तो उसी के चलते इसमें जो आपके इंसुलिन निकला, तो इंसुलिन का नाम उसका इंसुला दे दिया गया, अर्थात टापू से निकलने वाला या टापू। अगला बात करते हैं, इंसुलिन जो है ना सबसे पहले आइसोलेट किया गया था बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा। पैनक्रियाज था डॉग का, उसमें से तो डॉग के पैनक्रियाज से सबसे पहले बेंटिन और बेस्ट ने इंसुलिन को आइसोलेट किया। और इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और सीक्वेंस है वो सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा बताया गया। ह्यूमन इंसुलिन जो है वो सबसे पहले बनाया गया था सान के द्वारा। ये कुछ एक शब्द है, आप दिमाग में रखिएगा, किन्होंने जो है ना इसको खोजा, किन्होंने इसका नामकरण किया। और तो और ये मनुष्य वाला जो है आपका इंसुलिन, जो ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमुलिन जिसको बोलते हैं, उसे सबसे पहले कौन बनाया था, तो सान ने। अगला है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बात करें तो ये कुछ ज़्यादा स्टेबल होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है प्राइमरी के तुलना में। इसको 2 डिग्री भी कहते हैं, जबकि पहला को हम फर्स्ट डिग्री भी कहते हैं। ये 3 फॉर्म में रहता है, समांतर 2 फॉर्म इंपॉर्टेंट हैं, अल्फा और बीटा। और तीसरा जो है ना एक और फॉर्म जोड़ दिया जाता है, कोलेजन हेलिक्स फॉर्म। लेकिन 2 महत्वपूर्ण फॉर्म है, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लीटेड शीथ फॉर्म। इसको ध्यान रखिएगा, 2 जो है ना इंपॉर्टेंट इसका है, महत्वपूर्ण आपका, और उसी में तीसरा भी एक आ गया है। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसका एक फिगर से थोड़ा सा तीनों में अंतर देख लेते हैं। अल्फा जो है आपका हेलिक्स, वो आपका रिंग, वो कुछ हद तक जो आपका स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग जैसा घुमावदार होता है, स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। और ये ध्यान रखना हमेशा राइट हैंडेड होता है, ऑलवेज वो राइट हैंडेड स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं जो इसको स्टेबल बनाते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब आपको समझना चाहिए, वैसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये स्टेबल होता है। ये आपका सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर हम दिखा रहे होंगे आपको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बना है। ऑक्सीजन पर जो है ना वो प्लस चार्ज हो जाता है, और ऑक्सीजन पर जो है ना माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन पर क्या प्लस चार्ज, जिसके चलते एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है। और इसी हाइपोथेटिकल बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। समानता इसमें नाइट्रोजन भी शामिल होता है, और तो और इसमें आपका जो है ना और सल्फर वगैरह भी शामिल होता है। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके प्रमुख हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले एटम। अगला है बीटा शीट प्लीटेड शीट फॉर्म। इसमें देखिए एक से ज्यादा जो है ना आपका पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, जबकि अल्फा में क्या देख रहे थे, अल्फा में सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड चेन था, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। और बीटा में 2 से अधिक होगा, 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन। दोनों जो होते हैं ना वो पैरेलल होता है एक दूसरे के, या एंटी पैरेलल, मतलब एक का एन टर्मिनल ऊपर तो दूसरे का भी एन टर्मिनल ऊपर हो सकता है, तीसरे का भी एन टर्मिनल ऊपर हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक का एन टर्मिनल ऊपर और दूसरे का सी टर्मिनल ऊपर, दोनों एक दूसरे के या 2 से अधिक हो जाएगा। यहाँ पर हम 2 ही दिखाए हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये आपस में जुड़े होते हैं इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का, मतलब कि अल्फा हेलिक्स में इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड अल्फा हेलिक्स में नहीं बनता है। जबकि बीटा प्लीटेड शीट फॉर्म जो होता है उसमें इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब आगे बढ़ते कोलेजन हेलिक्स में। कोलेजन हेलिक्स जो है ना वो बीटा प्लीटेड शीट से ही बनता है।
और ये जो होता है इसमें अंतर यही है कि इसमें 3 जो है आपका पॉलीपेप्टाइड चेन संख्या उसका अपना क्या होता है वो फिक्स होता है, और 3 जो है पॉलीपेप्टाइड चेन वो क्वाइल्ड होता है दूसरे के चारों तरफ और आपस में जुड़ा होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है किसके बीच में, तो आपका 3 पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में। नेक्स्ट बात करते, इन दोनों तीनों में अंतर एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अल्फा हेलिक्स में केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा में 2 या 2 से अधिक, और कोलेजन हेलिक्स में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें तीनों के तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के आपके चारों तरफ क्वाइल्ड होंगे। हाँ, जबकि बीटा प्लीटेड में क्या होगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल जो है ना अरेंज होगा। बीटा प्लीटेड में और कोलेजन हेलिक्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जबकि अल्फा हेलिक्स में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। बीटा हेलिक्स में जो होता है बीटा प्लीटेड या कोलेजन हेलिक्स जो होता है वो आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है अल्फा की तुलना में। अल्फा जो होता है राइट हैंडेड स्पाइरली कॉइल्ड होता है। और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जो होता है अल्फा हेलिक्स का, वो केराटिन प्रोटीन है जो कि आपके स्किन में, नेल्स में, हेयर्स में मौजूद होता है। जबकि बीटा प्लीटेड शीट जो है ना प्रोटीन फॉर्म आपका पाया जाता है नेचुरल सिल्क के फाइब्रॉन में या स्पाइडर वेब के सिल्क में। ये कुछ आपका उदाहरण था। अब हम बात करते हैं कोलेजन हेलिक्स फॉर्म का। कोलेजन हेलिक्स फॉर्म जो है ना वो पाया जाता है कोलेजन फाइबर्स में। नेक्स्ट, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये आपका सबसे पहले केंड्रियू और पेरुस के द्वारा बताया गया था 1963 में। ये 3 डायमेंशनल कन्फॉर्मेशन होता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन का। एक ही पॉलीपेप्टाइड इसमें होता है जो आपका 3D कन्फॉर्मेशन दिखाता है, और ये होता है केवल फोल्डिंग और कॉइलिंग के कारण। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब फोल्डिंग और कॉइलिंग हो जाता है तब बनता है आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। और ये रियली में देखने में वुलन बॉल जैसा नजर आता है जो अंदर से हॉलो टाइप का होता है। इसमें फंक्शनल साइट्स पाए जाते हैं, जैसे आप इंजाइम्स में देखते होंगे फंक्शनल साइट्स, तो इसमें फंक्शनल साइट्स पाए जाते हैं जो काम करते हैं, पार्टिकुलर काम को पूरा करते हैं। ये आपका एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन के लिए। अर्थात जो भी आपका प्रोटीन अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी करता है उसके लिए उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम एक लाइन कहीं पे लिखे होंगे, आपका स्ट्रक्चर जो होता है वो उसके फंक्शन के बराबर होता है। मतलब किसी भी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका क्या करता है, फंक्शन बताता है या फंक्शन के लिए जिम्मेवार होता है। ये स्टेबलाइज्ड होता है और मेंटेन होता है अलग अलग तरह के केमिकल बॉन्ड्स के द्वारा, जैसे आयनिक बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ये सब मिलकर इसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज्ड करते हैं टर्शियरी आपका जो आपका फॉर्म है, स्ट्रक्चर है उसको। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये आपका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो आपका चेंज हो सकता है पीएच में परिवर्तन के कारण, टेम्परेचर में परिवर्तन के कारण, या आपका जो है ना जब ये बदलता है तो आपका जो फंक्शन है प्रोटीन का वो भी बदल जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, मायोग्लोबिन आप नाम सुने होंगे, मसल्स में पाया जाने वाला एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है या पिगमेंटेड प्रोटीन होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़कर रखता है किसमें, मसल्स में। तो जिसमें जितना ज्यादा मायोग्लोबिन होता है वो मसल्स उतना ज्यादा ऑक्सीजन रखता है और उसका कॉन्ट्रैक्शन का शक्ति उतना ज्यादा होता है, कॉन्ट्रैक्शन करने का क्षमता उसका उतना ज्यादा होता है। अगला है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है, और इसमें जो होता है ना वो आपका प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है 3D कन्फॉर्मेशन दिखाता है। ध्यान रखिएगा, टर्शियरी में और क्वाटरनरी में क्या अंतर है। क्वाटरनरी में केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन था, जबकि टर्शियरी में केवल कितना था, एक पॉलीपेप्टाइड चेन था, जबकि क्वाटरनरी में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। एकदम दिमाग में रखना है कि टर्शियरी में केवल एक पॉलीपेप्टाइड चेन, जबकि क्वाटरनरी में एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन।
टर्शियरी में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना वो आपका 3D कंफर्मेशन दिखाता है, जबकि क्वाटरनरी में आपका जितना होगा पॉलीपेप्टाइड चेन वो अलग अलग अपना 3D कंफर्मेशन दिखाता है। और इंडिविजुअली जो है ना वो आपका अलग अलग तो नजर आता है 3D के रूप में, लेकिन आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ क्यूब या प्लेट के रूप में सजा होता है और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। ये आपस में जो है ना जुड़ा होता है सारे के सारे सब यूनिट्स इसके, वो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, और जो भी इसके पॉलीपेप्टाइड चेन जो आपका 3D दिखा रहे थे अलग अलग, वो सब के सब यूनिट्स कहलाते हैं। इसमें प्रत्येक आपका जो सब यूनिट्स है उसमें प्राइमरी भी नजर आएगा स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी नजर आता है और टर्शियरी स्ट्रक्चर भी नजर आता है। इसका कॉमन उदाहरण है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बारे में शायद आप जानते होंगे कि ये एक तरह का पिगमेंटेड प्रोटीन है जो पाया जाता है आरबीसी में, और ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेवार होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अभी हम लोग हीमोग्लोबिन के फिगर का बात कर लेते थोड़ा। फिगर का बात करने के पहले ये जो आप लोग पढ़े थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, थोड़ा सा वो कैसे परिवर्तन हुआ सो देखिए। प्राइमरी में देख रहे होंगे आप स्ट्रेट आपका पॉलीपेप्टाइड है, इसमें आप ईंट जैसा कुछ स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। प्रत्येक ईंट यहाँ पर जो है ना वो अमीनो एसिड्स को बता रहा है, और बीच बीच में आपस में सब जुड़ा हुआ है। वो जो जुड़ा हुआ है बॉन्ड के द्वारा, वो बॉन्ड है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये प्राइमरी है सिंपल स्ट्रेट चेन के रूप में। उसके बाद ये जो प्राइमरी होता है उसमें आपका जब कन्फॉर्मेशन होता है, जब वो ट्विस्ट करता है तो दो रूप में बना सकता है, या तो अल्फा हेलिक्स के रूप में स्प्रिंग नुमा, या फिर बीटा शीट के रूप में। देखिए प्लेट के रूप में है सब, एक प्लेट दो प्लेट ऐसे करके बनाया हुआ है, और आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से सब जुड़ा रहता है। अब ये दोनों के दोनों बीटा प्लीटेड शीट या अल्फा हेलिक्स जो है ये आपका थोड़ा और क्वाइल करेगा, ट्विस्ट करेगा और 3D कन्फॉर्मेशन देगा, और वो टर्शियरी के रूप में जाना जाता है। तो टर्शियरी आप देख लीजिए यहाँ पर कुछ हद तक कैसा है, ऊल के बॉल जैसा। उसके बाद अगला आता है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी जो होता है उसमें देख लीजिए अलग अलग सब यूनिट्स हैं जो मिलकर आपका क्या करता है, एक साथ काम करता है। तो एक प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग ग्राफ के मदद से दिखाना चाह रहे थे। किस रूप में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में बीटा अल्फा और क्वाटरनरी बात करते हैं। आगे में अब अगर आते हैं आप तो देखिए थोड़ा सा कैसे बॉन्डिंग हो रहा है वो हम दिखाना चाह रहे हैं। देखिए अमीनो एसिड्स था पहले, अमीनो एसिड्स में जो NH2 ग्रुप था, मतलब अमीनो ग्रुप पहला का, वो आपका पहला का जो अमीनो ग्रुप है वो इधर है, और उसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप था देखिए वो जो है ना आपका दूसरे के अमीनो ग्रुप के साथ एक्टिव होगा, जुड़ेगा, और वहां पर OH जो है इसका कार्बोक्सिल ग्रुप का और किसका हाइड्रोजन जो है ना अमीनो ग्रुप का एक जुड़ जाएगा और निकल जाएगा आपका OH H2O के रूप में, और एक बॉन्ड बना देगा जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, किसके बीच में, फर्स्ट अमीनो का कार्बोक्सिल ग्रुप और सेकेंड अमीनो का कौन, सेकेंड अमीनो एसिड का कौन, अमीनो ग्रुप। ये ध्यान रखना है। अब इसी तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन ढेर सारे बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ढेर सारा बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट में हमेशा ध्यान रखना है कि अमीनो ग्रुप होगा और लास्ट वाले में कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब देखो उससे प्राइमरी आ गया, ये जो अमीनो एसिड था टुकड़ा टुकड़ा के रूप में यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ना आपको आपका एक ब्रिक के रूप में वहां पर है, और बीच बीच में जो आपका ये पेप्टाइड बॉन्ड बना था, पेप्टाइड बॉन्ड, उसको वहां पर दिखा रहे धागा के रूप में, वो आपस में जोड़ लिया तो ये फर्स्ट डिग्री या प्राइमरी प्रोटीन कहलाएगा। देखिए यहाँ पर 1 डिग्री लिखा हुआ है या प्राइमरी प्रोटीन। सेकेंड में देखिए थोड़ा सा कॉइलिंग हो गया तो सेकेंड डिग्री प्रोटीन हो गया, या इसको हम सेकेंडरी प्रोटीन बोलते हैं। थर्ड में थर्ड डिग्री प्रोटीन लिखे हैं, या देखो कॉइल्ड हो गया है वो और ट्विस्टेड हो गया कुछ और ज्यादा, तो वो फोल्डिंग ज्यादा हो गया तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री प्रोटीन। फोर्थ में आ जाइए, फोर्थ में जो है ना वो आपका अलग अलग कई यूनिट्स मिल जाता है जिसमें आपका थर्ड डिग्री कन्फॉर्मेशन होता है, और वो मिलकर एक साथ क्या कहलाता है, क्वाटरनरी प्रोटीन कहलाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड डिग्री जो लिखा हुआ है वहां पर वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी प्रोटीन। तो ये आपका हो गया प्रोटीन में स्ट्रक्चर में। अब थोड़ा हीमोग्लोबिन में आते हैं। हीमोग्लोबिन जो हम लोगों को पढ़ना था, हीमोग्लोबिन में 4 जो है ना आपका सब यूनिट होता है। 2 अल्फा होता है और 2 बीटा होता है। अल्फा 1 अल्फा 2 बोल सकते हैं, बीटा 1 बीटा 2 बोल सकते हैं। बीच में आप लाल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। प्रोस्थेटिक ग्रुप हम उस ग्रुप को बोलते हैं जो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स के अलावे होता है। मेटल्स हो सकता है या फिर जो है ना वो आपका कुछ और हो सकता है। तो जो भी आपका लिपिड हो सकता है, तो किसी भी प्रोटीन में अमीनो एसिड्स या प्रोटीन को छोड़कर अन्य कोई अगर कंपोनेंट्स होता है जुड़ा हुआ, तो उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप है प्रत्येक में, और 4 सब यूनिट है, 2 अल्फा 2 बीटा। थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन का चारों जो है ना सब यूनिट लिखे हैं, 4 कलर से लिखे हुए हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट बॉन्ड्स है पॉलीपेप्टाइड में। अभी आपको बताया था ना कि जब पॉलीपेप्टाइड बनता है ना, तो उसमें आपका अलग अलग तरह के बॉन्ड्स बनते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, वो आवासिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड, आयंस हैं अगर तो क्या होगा, आपस में वो जुड़ेगा, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा, आयंस अगर उसमें है तो। और हाइड्रोजन बॉन्ड और आयन बॉन्ड में अंतर है, ध्यान रखिएगा। आयनिक बॉन्ड में आयंस के कारण हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड में आयंस नहीं होता है। वो जो है ना हाइड्रोजन जो है ना, वो चूंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है, तो दूसरे जो उससे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या एफिनिटी वाले ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या एफिनिटी वाले जो आपके एटम्स रहेंगे उसके साथ, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का खींचा खींचा हुआ जैसा महसूस होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। फिर देखिए एक और है वांडरवाल्स इंटरेक्शन। वांडरवाल इंटरेक्शन में देख लीजिए, वो मिथाइल क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं मिथाइल अल्कोहल। और वो जो है ना आपस में क्या किया है, जो आपस में खिंचाता है एक दूसरे की तरफ। ये हो गया वांडरवाल्स इंटरेक्शन। कोवैलेंट बॉन्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड, देख लीजिए 2 सल्फर है इसमें। और एक हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, वो वाटर को दूर हटाता है, तो दूर हटाने के चक्कर में आपस में चिपकता है, क्योंकि वाटर से दोनों को नफरत है, तो हटाएगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में चिपकेगा, और ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड है। तो कई प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं जिसके चलते प्राइमरी से आपका टर्शियरी आपका बॉन्ड बनता है। टर्शियरी जो है ना स्ट्रक्चर नजर आता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर नजर आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का बात अगर करें तो ये देखिए अल्फा हेलिक्स है। अल्फा हेलिक्स में कैसे जुड़ा होता है वो आपको हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं। हाँ, और साथ ही साथ ऊपर में फिगर से भी जो है ना आपका एक है डायग्राम है, उसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट है बीटा का। अल्फा हेलिक्स के बाद हम देखेंगे अल्फा हेलिक्स में देख लीजिए बैकबोन चेन है, साइड चेन है, हाँ, और वो जो आपका पीला रंग से दिखाया जो जा रहा है डॉट डॉट से, वो ध्यान रखिएगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। पीला रंग का जो डॉट डॉट से दिखा रहे हैं ना, वो सब हाइड्रोजन बॉन्ड है आपस में, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए बीटा सीट है, बीटा सीट है। बीटा सीट में देखिए आप सीट आपस में जुड़ा हुआ है किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। और डाइसल्फाइड बॉन्ड वहां भी आपका था, अल्फा में भी, सॉरी जो पीला से दिखा रहा है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड ही कर लेते हैं, उसको लिख ही देते हैं, वो पीला पीछे वाला में भी और इसमें भी लिख देते हैं, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लेबलिंग कर दिए उसमें, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है जिससे आपका जुड़ा हुआ है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। आपको हम बताया था कि डाइसल्फाइड बॉन्ड भी जो है ना यहाँ बनता है, लेकिन ये जो है अल्फा हेलिक्स और बीटा जो आपका प्लीटेड चेन है उसमें कौन सा बॉन्ड से आपस में जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं बीटा स्लीटेड है, उसमें भी आप हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर कर दिए हैं, आप आराम से देख सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। बीटा स्लीटेड जो है वो आपका देखिए कैसे जुड़ा हुआ है आपस में, वो बीच बीच में जो पीला जैसा है वो सब के सब हाइड्रोजन बॉन्ड है। अल्फा में भी देखिए आपस में जो हेलिक्स है वो स्टेबल है, किसके मदद से, हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो को बीटा सीटेड। और ये अब हीमोग्लोबिन का बात कर रहे थे, हीमोग्लोबिन में आपको बताया था कि बीच में जो होता है ना प्रोस्टेटिक ग्रुप है, हीम जिसको बोलते हैं, वहां पर देखिए आयरन है, और ये जो है ना एक पिगमेंट है जो आकर ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है।
तो ये हिम है आपका पोर्शन, वो जो आपका पीला पीला जैसा रंग वहां पर नजर आ रहा है, और वो आपका रेड से डिनोट कर रहे हैं उसमें, और आपको ब्लू से, ठीक है, ग्रीन से। तो वो आपका स्ट्रक्चर है क्या, हीमोग्लोबिन का हीम। और वो जो बाकी जो लाल जैसा जो पूरा का पूरा है, वो आपका है ग्लोबिन प्रोटीन। आगे बढ़ जाते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है, प्रत्येक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपके पाए जाते हैं, जिसमें 2 अल्फा होता है और 2 बीटा चेन होता है। प्रत्येक अल्फा चेन जो होता है उसमें 141 अमीनो एसिड्स होता है, जबकि बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका हीमोग्लोबिन है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन हम लोगों ने देखा, जिसमें अल्फा जो चेन होता है उसमें कितना होता है 141 अमीनो एसिड्स, और बीटा में 146, अर्थात 141 का 2 और 146 का 2, मतलब टोटल करीब करीब 574 अमीनो एसिड्स होता है प्रत्येक हीमोग्लोबिन में। तो प्रत्येक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में कितना अमीनो एसिड होता है, 574 अमीनो एसिड होता है। कैसे होता है वो आपको हम यहाँ पर कर दिए। अगला है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन क्या है, देखो प्रोटीन जो है ना उसका इनएक्टिव हो जाना, या अपना जो सेकेंडरी टर्शियरी या क्वाटरनरी जो कन्फॉर्मेशन है उसको खो देना, डीनेचुरेशन कहलाता है। डीनेचुरेशन के कारण इसका फंक्शन समाप्त हो जाता है, इवन ये जो है ना आपका टूट जाता है, बिखर जाता है। ये आपका केमिकल के ट्रीटमेंट से होता है, हीट के ट्रीटमेंट से होता है। अर्थात इसमें ध्यान यही रखना है कि सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी में तो परिवर्तन होता है, लेकिन इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो लेवल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नो चेंज एट द लेवल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये आपका क्यों हो सकता है, तो केमिकल के कारण, हीट के कारण, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण, यूवी रे डाल देंगे तो हो जाएगा, आयोनिक रेडिएशन होगा तब हो जाता है। इससे क्या होगा, तो अपने एक्टिविटी को खो देगा, और इसीलिए माना जाता है कि जैसे ही हीट बढ़ना शुरू होता है तो अधिकांश एंजाइम जो है ना अपने एक्टिविटी को खोने लगते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें आपका जो कंफॉर्मेशन जो है ना वो उनका बदलने लगता है। टर्शियरी कंफॉर्मेशन जरूरी है उनके काम करने के लिए, और वो आपका प्राइमरी में बदलना शुरू हो जाता है। मतलब कि ऐसे समझ लो स्प्रिंग जो है वो खुलना शुरू हो जाएगा, किस रूप में, थ्रेड के रूप में। नेक्स्ट बात करते, जो लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है वो जल्दी डीनेचर हो जाता है। क्यों भाई, तो उसमें आपका जो है ना वो आपका बड़ा सा मॉलिक्यूल है, तो उसमें आपका जल्दी से जो है ना वो आपका खराब होगा, किसके तुलना में, छोटा की तुलना में। प्लस एक चीज और ध्यान रखना कि लार्जर जो होता है प्रोटीन उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, जो जितना बड़ा होगा स्टेबल उतना कम होगा। कुछ जो आपके न्यूट्रल प्रोटीन होते हैं उनमें क्या देखा जाता है कि उनको अगर जो है ना हीट दिया जाए तो डीनेचर हो जाते हैं, और फिर अगर पुनः उसको छोड़ दिया जाए या उसको नॉर्मल होने के लिए छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, फिर से अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। तो ये आपका कुछ न्यूट्रल प्रोटीन में आपको ऐसा नजर आता है। अधिकांश एनिमल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मरना शुरू हो जाते हैं। क्या रीजन है इसका, इसका मेन रीजन जो है वो ये है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन उनके बॉडी में शुरू हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी एनिमल के सेल में करीब 12% जो हिस्सा होता है प्रोटीन का बना होता है, मतलब सेकेंड लार्जेस्ट अमाउंट में पाया जाने वाला बायोमॉलिक्यूल से। और अधिकांश जो एक्टिविटी होता है वो एंजाइम्स के कंट्रोल होता है, और वो जो एंजाइम्स होता है वो प्रोटीन का बना होता है। तो ये आपका मरने का जो रीजन है उनका 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो है आपका डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब यहाँ पर पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन जो होते हैं कई आधार पर बांटे जाते हैं। पहला है शेप के आधार पर, जो फाइबर जैसा होता है, थ्रेड जैसा होता है उसको फाइबर्स बोलते हैं। इसमें पॉलीपेप्टाइड जो चेन होता है वो बंडल के रूप में अरेंज हो जाता है और फाइबर्स बनाता है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल होता है नेचर में और वाटर इनसॉल्युबल होता है। जैसे कोलेजन है, इलास्टिन है, केराटिन है, एक्टिन है, मायोसिन है, ये सब फाइबरस प्रोटीन है। ग्लोबुलर प्रोटीन किसको बोलेंगे, जो गोल होगा, छोटा होगा, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होगा नेचर में, उसको ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं।
सामान्यतः ये वाटर सॉल्युबल होता है छोटा में, लेकिन अगर इसका साइज भी बड़ा हो जाए तो धीरे धीरे ये वाटर में इनसॉल्युबल होता जाता है और अंततः पूरी तरह से इनसॉल्युबल हो जाता है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन स्मॉल साइज में, बड़ा होने पर इनसॉल्युबल हो जाता है, जबकि फाइब्रस प्रोटीन जो है ना वो इनसॉल्युबल होता ही होता है। इसका कॉमन उदाहरण है एग अल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन और अधिकांश एंजाइम्स और हिस्टोन्स। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। एसिडिक अगर है प्रोटीन तो एसिडिक प्रोटीन बोलेंगे। वैसे प्रोटीन्स को सामान्यतः हम लोग एसिडिक प्रोटीन बोलते हैं जिसमें एसिडिक अमीनो एसिड जैसे स्पार्टिक एसिड, स्पार्जिन आपका, या ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, ये सब जो है ना अमीनो एसिड ज्यादा है, जिसमें स्पार्टिक एसिड, स्पार्जिन, ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड ज्यादा होगा तो एसिडिक हो जाता है। और ये सामान्यतः एनायन के रूप में होता है और एक्वस सोल्यूशन में अगर इनको डाला जाता है तो एसिडिक रूप में अपना व्यवहार करता है। अधिकांश जो हमारे ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है, जो हमारे बॉडी में ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं, वो अधिकांश जो होते हैं वो आपका एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट बात करते बेसिक प्रोटीन का। ये इनमें जो है ना बेसिक अमीनो एसिड होता है जैसे कि आर्जिनिन और लाइसिन, स्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन वगैरह जो है ना वो आपका कैसा है, वो आपका एसिडिक होता है, जबकि आर्जिनिन और लाइसिन जो होता है वो आपका मुख्यतः बेसिक होता है। तो ये ज्यादा होंगे जिसमें वो बेसिक होगा और बेसिक रूप में अपना कैरेक्टर देगा। इसका कॉमन उदाहरण है हिस्टोन्स और प्रोटामीन्स, जो कि आप पढ़े होंगे न्यूक्लिक एसिड में या जेनेटिक मटेरियल में डीएनए के साथ जुड़े होते हैं। अगला है केमिकल कंपोजिशन के आधार पर सिंपल प्रोटीन जिसमें केवल अमीनो एसिड्स होगा और कुछ नहीं होगा, वैसा प्रोटीन जिसमें केवल और केवल अमीनो एसिड्स होता है और कोई कंपोनेंट्स नहीं होता, उसको सिंपल प्रोटीन्स कहते हैं। इसका कॉमन उदाहरण है अल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, इलास्टिन, कोलेजन और केराटिन। जबकि दूसरा है कंजुगेटेड प्रोटीन्स, वैसा प्रोटीन जिसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है उसके साथ अमीनो एसिड के साथ, अर्थात नॉन प्रोटीनस पार्ट भी पाया जाता है किसके साथ, आपका प्रोटीनस पार्ट के साथ। इसमें आप ये जो है ना आपका ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रोटीन्स होते हैं आपका कंजुगेटेड प्रोटीन के रूप में, उसमें प्रोटीन के अलावे दूसरे जो बायोमॉलिक्यूल्स है वो भी पाए जाते हैं और ये भी कई प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, प्रोस्टेटिक ग्रुप के आधार पर, अर्थात तो वैसे ग्रुप जो अमीनो एसिड्स के अलावे हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं टाइप में लिपोप्रोटीन। अगर जो है ना प्रोस्टेटिक ग्रुप के रूप में कौन है, लिपिड है, तो बोलेंगे उसको लिपोप्रोटीन। ये भी आपका क्या हो गया, प्रोस्टेटिक ग्रुप वाला है। इसका उदाहरण हो गया सेल मेम्ब्रेन, एग योक, मिल्क प्रोटीन या लिपोप्रोटीन जो कि ब्लड वगैरह में पाया जाता है। और तो और एलडीपी, एचडीपी आप पढ़े होंगे, लो डेंसिटी प्रोटीन, ये प्रोटीन या हाई डेंसिटी प्रोटीन, वो सब जो है ना आपका इसके इसी का बना होता है। अगला है फॉस्फोप्रोटीन। तो वैसा आपका प्रोटीन जिसमें फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरस जो होता है वो प्रोस्टेटिक ग्रुप के रूप में होता है। इसका कॉमन उदाहरण है कैजीन प्रोटीन जो कि मिल्क में पाया जाता है। अंडा में जो है ना एग योक जो होता है वो आपका कैसा होता है, फॉस्फोप्रोटीन होता है। अगला है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है वो आपका न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, डीएनए और आरएनए में। इसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप जो होता है आपका डीएनए आरएनए होता है, जैसे राइबोसोम, नीजल ग्रैन्यूल्स जो कि न्यूरॉन में पाया जाता है। तो इनमें जो प्रोस्टेटिक ग्रुप है वो डीएनए या आरएनए के रूप में अर्थात न्यूक्लिक एसिड के रूप में होता है और ये समानता आपके जेनेटिक मटेरियल्स में या स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। प्रोमोप्रोटीन जो होते हैं उसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप जो होता है वो पिगमेंट के रूप में होता है। इसका कॉमन उदाहरण है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबुलिन, साइटोक्रोम या फिर विजुअल प्रोटीन जैसे रोडोप्सिन है, आइडोप्सिन है जो आपके आई बॉल में पाया जाता है, रॉड सेल में, कोन सेल में। हीमोसाइनिन ब्लड में पाया जाता है।
कुछ में। तो ये जो है ना आपका क्रोमोप्रोटीन जो होते हैं वो आपका एक तरह का प्रोस्थेटिक ग्रुप रखने वाला प्रोटीन है। नेक्स्ट है ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में। कॉमन उदाहरण है इसका म्यूकस का म्यूसिन। अगला है मेटलोप्रोटीन, वैसा प्रोटीन जिसमें आपका मेटल होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में। इसका कॉमन उदाहरण है फेरिटीन, जिसमें आयरन पाया जाता है और ये हमारे ब्लड में होता है। अगर फिर है ब्लड प्लाज्मा में। नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसमें आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज में पाया जाता है जिंक, और वो आपका जो है ना मेटलोप्रोटीन है जो कि हमारे आरबीसी में पाया जाता है। अगला है सेलुलोप्लाज्मिन, सेलुलोप्लाज्मिन। ये सब कुछ जो है ना हम लोग देख रहे थे मेटलोप्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट है डिराइव्ड प्रोटीन, तो ये कंजुगेटेड प्रोटीन देख रहे थे। पहला था सिंपल प्रोटीन जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमीनो एसिड, दूसरा था कंजुगेटेड जिसमें कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाएगा, और तीसरा है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन जो होता है वो डीनेचर्ड या डिग्रेडेशन के बाद बनता है किसके, सिंपल या कंजुगेटेड प्रोटीन के, या कह सकते हैं कि हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट होता है किसका, सिंपल का या कंजुगेटेड प्रोटीन का। इसका कॉमन उदाहरण है मेटालोप्रोटीन, प्रोटीओजेज, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड। आप ये सब शब्द डाइजेशन में सुने होंगे। डाइजेशन जब होता है प्रोटीन का तो प्रोटीओजेज बनता है, पेप्टोन्स बनता है, पॉलीपेप्टाइड बनता है, डाइपेप्टाइड बनता है, ट्राइपेप्टाइड बनता है। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, डिराइव्ड प्रोटीन कहलाएंगे। अगला नीचे शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ सिंपल प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के आधार पर सिंपल प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं। एक है प्रोटामीन्स, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, डाइल्यूट एसिड में भी सॉल्युबल होता है, अल्कली में भी सॉल्युबल होता है, और अमोनिया में भी सॉल्युबल होता है, तो उसको कहते हैं प्रोटामीन्स। इसका कॉमन उदाहरण है सीरम प्रोटीन, जो कि आपका क्लूपिन आपका मिलता है। क्लूपिन जो होता है ना ये हेरिंग फिश में पाया जाता है। साल्मीन पाया जाता है साल्मन फिश के स्पर्म में। अगला है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स जो है ना वो आपका वाटर में सॉल्युबल होता है, साथ ही साथ डाइल्यूट एसिड में भी सॉल्युबल होता है, साल्ट में भी सॉल्युबल होता है, लेकिन अमोनिया में इनसॉल्युबल होता है। हिस्टोन प्रोटीन अभी हम आपको बताए थे कि न्यूक्लियो हिस्टोन के रूप में क्रोमोसोम में पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन में भी आपको बताए थे ग्लोबुलिन प्रोटीन, उसमें पाया जाता है हिस्टोन के रूप में प्रोटीन। अगला है अल्बुमिन्स। अल्बुमिन्स जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है और तो डाइल्यूट साल्ट में भी सॉल्युबल होता है। इसका कॉमन उदाहरण है लेगुमिलिन, जो कि लेग्यूम्स में पाया जाता है, ल्यूकोसिन जो कि सीरियल्स में पाया जाता है समानता व्हीट में। अगला है रिसिन, जो कि कास्टर ऑयल में पाया जाता है। ओवा अल्बुमिन जो कि एग में पाया जाता है, लैक्टो अल्बुमिन जो कि दूध में, और सीरम अल्बुलिन जो कि ब्लड प्लाज्मा के सीरम में पाया जाता है। अगला है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, लेकिन साल्ट में सॉल्युबल होता है। इसका कॉमन उदाहरण है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ट्रांसफेरिन जो कि ब्लड में पाया जाता है, लेग्यूमिन्स जो कि लेग्यूम्स में पाया जाता है, ओवा ग्लोबुलिन्स जो कि एग में पाया जाता है, लैक्टोग्लोबुलिन्स जो कि मिल्क में पाया जाता है, जबकि सीरम ग्लोबुलिन और विटेलिन। नेक्स्ट बात करते प्रोटामीन्स हम लोग पीछे देखे थे। एक है प्रोलामीन। प्रोलामीन जो होता है वो आपका अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, लेकिन वाटर और साल्ट सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है। इसका कॉमन उदाहरण है ग्लाइडिन जो कि व्हीट में होता है, जीन जो कि मेड में होता है, हॉर्डिन जो कि बार्ली में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्लेरोप्रोटीन। ये हार्ड होता है, इनसॉल्युबल होता है किसी भी सॉल्वेंट में, अधिकांश सॉल्वेंट में ये आपका इनसॉल्युबल होता है, जिसका कॉमन उदाहरण है केराटिन, कैलोजन, इलास्टिन। अगला है ग्लूटिनिन। ग्लूटिलिन जो होता है सॉल्युबल होता है वाटर में या न्यूट्रल साल्ट में, लेकिन डाइल्यूट एसिड में और अल्कली में इनसॉल्युबल होता है। और लास्ट है मसल प्रोटीन। मसल प्रोटीन जो होता है वो मसल्स में या आपका कहाँ पाया जाता है मसल प्रोटीन, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना आपका
मसल में पाया जाता है किस रूप में, एक्टिन के रूप में और मायोसिन के रूप में। ठीक है, तो ये हम लोग प्रोटीन का कुछ बात को देख रहे थे। ठीक है ना, हम लोग इसमें प्रोटीन का जो है सो कुछ कैरेक्टर्स को अथी को देख लेंगे, इसका इंपॉर्टेंस को देख लेंगे और टेस्ट को देख लेंगे। एक आध दिन में, अगला दिन में खत्म हो जाना चाहिए।